हाँ, तो बच्चों पिछले टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, बहुल आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, विभव प्रवणता था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इन सब चीज़ों को पिछले टर्न पे हम लोगों ने देखा था। और सबसे बढ़िया यही है कि आप लोग पीछे अगर नहीं उसको देखे हुए हैं तो उसको देख करके फिर इसको देखें, पढ़ें। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए देखने की और पढ़ने की। यदि पीछे वाला आपको तैयार नहीं रहेगा, सोचें कि यहीं से वीडियो देख करके पढ़ना प्रारंभ कर दें, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझ भी जाएंगे, और जो बच्चे या जिनका पूर्व ज्ञान इससे संबद्ध नहीं है वो हो सकता है कि समझ न पाए। इसलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको स्टार्टिंग से शुरू करें और अंत तक देखते जाएं। तो आज का हमारा एक टॉपिक है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव लिख दिया जाए तो और भी अच्छा है। द्विध्रुव का मतलब वैद्युत द्विध्रुव से है, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल है। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे इसको निकालते हैं, मान लीजिए कि यह वैद्युत क्षेत्र है, यह कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, यह ई है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई डाइपोल रखा गया है और मैं आपको बताता रहा हूँ कि धन आवेश इधर बनाया जाता है, ऋण आवेश हालांकि बहुत कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी है। क्यों, अभी इस हेडिंग के बाद अगले हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे उस पर। तब तक के लिए आप लोग ये देखिए, और ये जो है प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी 2L। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी दिशा कहने का मतलब इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा इस डायरेक्शन में है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। यह है वेक्टर P। वेक्टर P की दिशा वैद्युत क्षेत्र की E की दिशा में हो तो कहा जाता है कि यह संरेखित है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। तो क्या करते हैं कि इस डाइपोल को थोड़ा सा थीटा कोण पर यदि हम घुमाते हैं, मान लीजिए, तो थीटा कोण पे जब घुमाएंगे तो ये धन, इसको ऐसे घुमाया गया और ये क्या हो गया, ये हो गया ऋण आवेश। यह चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगा F = QV, इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, आप जानते हैं, पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर F = QE, ये दोनों फोर्स मिल करके बराबर और विपरीत हैं। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर और विपरीत बल लगे हुए हैं, और दो बराबर और विपरीत बल लग करके इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं ताकि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए, संरेखित हो जाए। तो इस प्रकार ये बल युग्म, दोनों बलों का जोड़ा है तो बल युग्म आघूर्ण बनाते हैं। तो इसके बल युग्म आघूर्ण को आपको बताया गया था कि टाउ = अगर यह कोण थीटा हो, थीटा मान लिया जाए, तो थीटा कोण पर जो है बल युग्म आघूर्ण टाउ = होता है टाउ = PE sin थीटा। यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी भाषा लिखनी है, तो भाषा में क्या लिख दिया जाए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत
क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यदि इस टाउ को कांस्टेंट मानते हुए इसको डी थीटा कोण घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा बहुत थोड़ा एंगल घुमा दिया जाता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सपोज दैट कि दिस एंगल इज इक्वल टू डी थीटा। डी थीटा जब भी घुमा दिया जाता है तब कितना कार्य किया जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा चेंज होगा तो टाउ चेंज होगा, लेकिन अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने पर ये माना जा सकता है कि टाउ स्थिर रह रहा है। तो टाउ को स्थिर मानते हुए हम डी थीटा कोण पर घुमाते हैं तो कितना बलयुग्म कितना कार्य होगा, आइए देखते हैं। द्विध्रुव को या लिखिए टाउ को नियत मानते हुए द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा होता है। वो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन अगर कोई लीनियर मोशन में होता है, और रोटेटरी मोशन में या रोटेशनल मोशन में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। आप ये सोच रहे हो कि बलयुग्म का आघूर्ण टाउ कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन आपको दिया जा चुका है। टाउ इज इक्वल टू बलयुग्म का वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, जहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है यहाँ पर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। आइए देखते हैं, टाउ की वैल्यू रखते हैं पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा डी डब्ल्यू। अतः द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कुल कार्य आप जब निकालेंगे तो हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम थीटा जीरो टू थीटा। बाद में थीटा जीरो इज इक्वल टू थीटा जीरो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखें पी ई साइन थीटा। ये P और P भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कांस्टेंट है और वैद्युत क्षेत्र E भी कांस्टेंट है। बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा पी ई, यहाँ पर साइन थीटा, ये मैंने गलत लिख दिया, साइन थीटा डी थीटा। अब हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पी ई। साइन थीटा का इंटीग्रल होता है इंटीग्रल साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। अब क्या करेंगे, एक इसको पी ई और माइनस कॉमन ले लेंगे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा
माइनस कॉस थीटा नॉट, फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। यह मेन फार्मूला हो गया। मान लीजिए कि थीटा 1 से थीटा 2 कोण पे घुमाया जाता है तो यहाँ पर थीटा 1 हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति, यहाँ पे थीटा 2 हो जाएगा। फिलहाल ये फार्मूला बन गया कि थीटा नॉट एंगल से थीटा एंगल पर इसको घुमाया गया तो इतना कार्य करना पड़ेगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को। तो क्या लिखेंगे, अतः साम्य स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू पी ई, यहाँ पर हो जाएगा cos 0 अंश माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस cos थीटा। अर्थात साम्य स्थिति से जब घुमाएंगे थीटा एंगल पर तो हमको इतना कार्य करना पड़ेगा। एक यह फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला आप लोगों के लिए हो गया। अब विशेष स्थितियाँ आइए। विशेष स्थितियाँ, पहला, जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण पे घुमाया जाए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण पर घुमाया जाए तब कार्य W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कास 90। कास 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जब यहाँ पे 0 रख देंगे तो P केवल हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई। अर्थात यहाँ से 90 अंश कोण पर घुमाने पर आपको P कार्य करना पड़ेगा। के सेकेंड स्थिति 2, 180 अंश घुमाने में किया गया कुल कार्य W बराबर पी ई और ये होता है 1 माइनस कास 180। तो कास 180 की वैल्यू -1 होती है, पी ई 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2PE। अर्थात इसको आप 180 अंश पर घुमा दें, कहने का मतलब है कि ये धन वाला यहाँ चला है और ऋण वाला यहाँ चला है, तो उस दिशा में जो किया गया कार्य होगा 2PE के बराबर होगा। तो ये रहा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब चलते हैं हम अगली हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल potential energy of an electric dipole in an external field in an external in an external electric field. ये कैसे हम लोग निकालते हैं, आइए देखते हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। ये मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है और अभी थोड़ा और इधर बनाए, छोटा बनाए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ये ऐसे, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, ये प्लस Q और ये माइनस Q। इसको इनफाइनाइट से ये प्लस Q और ये माइनस Q, इनफाइनाइट ये अनंत है मान लीजिए, और अनंत से इसको इस दिशा में यहाँ तक लाया जा रहा है। ये इस आवेश को थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊं जिससे कि आपको समझने के लिए, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। तो अनंत से इसको खींच करके लाया जा रहा है। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि इस वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर जो कार्य करेगा बल वह इस दिशा में कार्य करेगा, और इसको मैं बना दूं यहाँ पर, ये ऋण आवेश और ये धन आवेश। ये धन आवेश पर वैद्युत बल F बराबर QV इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों बराबर और विपरीत हैं, और इस ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करेगा ये F - QV, ये ऑटोमेटिकली बल इस दिशा में काम करेगा। अर्थात ऋण आवेश को अनंत से लाने में हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य प्राप्त होगा। तो जो जब कार्य प्राप्त होता है तो W नेगेटिव होता है, किया गया कार्य नेगेटिव होता है, और इसको हमको लाना पड़ेगा। जितना बल उधर की तरफ लगा उतना ही बल लगा करके एक समान वेग से हम लाएंगे इसको जब इधर की तरफ, तो उतना कार्य हमको करना पड़ेगा। यहाँ से इसको अनंत से हम इस डायरेक्शन में खींच करके ला रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अनंत से, तो अभी मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर में लाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आइए सबसे पहले इसके डिफिनीशन को हम लिखें, उसके बाद से वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसको अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कितना कार्य करना पड़ेगा। कुल अनंत से जब यहाँ तक लाएंगे तो कुल कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो अनंत से आप इसको हमको लाना है। सबसे पहले हम अनंत से धन आवेश को लाएं, फिर उसके बाद से अनंत से ऋण आवेश को लाएं। यहाँ पर इसको एक बाउंड्री लाइन मान लीजिए। अनंत से धन आवेश को लाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा और वह किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। मान लीजिए आपको प्लस W1 कार्य करना पड़ता है अनंत से इस बाउंड्री लाइन तक लाने में। लेकिन अनंत से जब इस ऋण आवेश को लाएंगे तो आपको इस बाउंड्री लाइन तक लाने में आपको जो कार्य प्राप्त होगा दैट विल बी -W1, क्योंकि दोनों अनंत पर हैं। अनंत की कोई बाउंड्री नहीं होती, दोनों को वहीं से लेकर चला आया जा रहा है। इसलिए दोनों आवेशों को यहाँ तक लाने में किया गया कुल कार्य अगर निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आप पाएंगे कि किया गया कुल कार्य 0। अर्थात अनंत से धन आवेश को यहीं पे लाएं और अनंत से ऋण आवेश को लाने पर यहाँ तक किया गया कुल कार्य। हम तो अनंत से धन आवेश को ला करके यहीं पे रख दे रहे हैं, लेकिन माइनस चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को या ऋणात्मक आवेश को, ऋण आवेश को हम 2L दूरी आगे बढ़ा दे रहे हैं। हम बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि वो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है, क्योंकि वैद्युत और अनंत से जब ले करके आएंगे तो -Q आवेश द्वारा 2L दूरी अधिक तय की जा रही है। इस 2L विस्थापन मान लीजिए, इस 2L विस्थापन में -Q द्वारा किया गया कार्य या वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य या कह लें प्राप्त कार्य, हमको कार्य प्राप्त होगा। तो कैसे हम इसको लिखेंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर द्विध्रुव को लाने में -Q आवेश द्वारा +Q आवेश की तुलना में 2L दूरी अधिक तय पड़ती है। इस कारण आवेश -Q पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा तथा यह कार्य ऋणात्मक होगा। यह कार्य ऋणात्मक होगा। अतः वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर -Q आवेश पर बल
या माइनस क्यू पर बल गुणे विस्थापन, ये चूँकि कार्य ऋणात्मक होगा इसलिए हम माइनस क्यू, और क्यू पर बल कितना है, क्यू वी है, माइनस क्यू वी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माइनस क्यू वी, और विस्थापन की जगह पर हो जाएगा 2L। तो यहाँ पर Q इंटू 2L, ये माइनस है ना, तो यहाँ पर Q इंटू 2L इज इक्वल टू P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर माइनस PE। यही कार्य उसमें वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यह कार्य ही जो है यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसे U0 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा U0 इज इक्वल टू माइनस पी। U0 क्यों? क्योंकि अभी समांतर लाया गया है। हमको ये फार्मूला निकालना है, फार्मूला हमको यह निकालना है कि इसको थीटा एंगल पर रखे रहें, या प्लस है और ये माइनस है, तो थीटा एंगल पर इसको रखे हुए लेकर के आएँ तब उसमें कितना होगा। थीटा की वैल्यू रख करके, थीटा की वैल्यू 0 रख करके या 90 रख के या 180 रख करके हम एक जनरल फार्मूला तैयार करना चाहते हैं। इसलिए इसे U0 कहने का मतलब कि जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर है प्रदर्शित करेंगे। तो U0 इस दिशा में अब हम थीटा एंगल पर निकालना चाहते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो आप जानते हैं कि थीटा एंगल पर घुमाने में किया गया कार्य W कितना होता है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, लिखेंगे अब इसके बाद से। अब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए पहले इरेज कर दें, उसके बाद से फिर इस कार्य के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अतः थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू U0 प्लस W।
यू नॉट इज इक्वल टू माइनस पी ई प्लस यहाँ पर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये माइनस पी ई प्लस पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आप पाएंगे माइनस पी ई कॉस थीटा। यह थीटा के पोजीशन में, यहाँ पर थीटा की स्थिति में है तो आप यहाँ यू थीटा लिख सकते हैं। तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा यह है। अब इसकी विभिन्न स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे, कैसे क्या होता है। स्थिति एक, स्थिति एक, जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो यू नॉट इज इक्वल टू माइनस पी ई, क्योंकि काश 0 रखेंगे तो काश 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यू नॉट इज इक्वल टू माइनस पी ई। अब आइए हम चलते हैं स्थिति 2 या सेकेंड। स्थिति सेकेंड क्या है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब यू 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो यू विल गेट 0, यू 90 इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हो रहा है, ज़रा इसको देखिए। स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जा रही है। शून्य होने का मतलब क्या है कि अगर हम अनंत से, अब इसको तो हम मिटा सकते हैं, अनंत से यहाँ धन है, आवेश है, ऋण आवेश है, इस तरीके से लाएं। जब इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम यहाँ पर ला करके रख देंगे, ये धन है, ये ऋण है, तो ये आएगा इस डायरेक्शन में। जितना वर्क हमको लाने में करना पड़ेगा, सपोज दैट कि यहाँ पर W2 वर्क करना पड़ता है यहाँ तक लाने में, तो यहाँ पर हमको जितना वर्क करना पड़ेगा माइनस Q आवेश को लाने में उतना ही कार्य प्राप्त होगा। तो जब कार्य प्राप्त होता है तो ये माइनस W2 से, और कार्य करना पड़ता है तो प्लस W2 से। तो जब इसको वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाएंगे तो प्लस W1 और माइनस W2 जब दोनों जुड़ेंगे तो इट विल बिकम 0। इसलिए जो है 90 अंश की दशा में या जो है इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है शून्य होती है। यही शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब स्थिति थर्ड क्या कहती है, स्थिति थर्ड में जो है जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तब यू 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी ई कास 180 डिग्री। ये कास 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। जब ये मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये हो जाएगा पी ई यू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा वैद्युत ध्रुव है, पहले तो हम किस तरह से रखे थे, पहले जो हम रखे थे यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था। अब 180 डिग्री पर चेंज कर दिया गया। पहले तो 90 डिग्री पर चेंज किया गया तो पॉजिटिव इधर गया, नेगेटिव इधर, और फिर 90 और चेंज कर देंगे तो पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ज़रा आप गौर से देखें कि इस दशा में यहाँ पर वैद्युत ध्रुव रखा गया है, तो जिसका धनात्मक सिरा इधर की तरफ है, ऋणात्मक सिरा इधर की तरफ है, तो यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है। और जब वैद्युत ध्रुव इस अवस्था में रखा गया है, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर कहने का मतलब कि यहाँ पर जो इसके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। तो इस दशा में इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है। और यहाँ पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है, उल्टे दिशा में है। तो जब उल्टे दिशा में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है ऋणात्मक होती है। मैंने आप लोगों को बताया है पीछे के लेक्चर्स में कि जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है उस दशा में
वह निकाय अस्थायी होता है, और जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है उस दशा में यह निकाय अस्थायी होता है, अर्थात वहाँ पर ज़्यादा देर तक अपने आप को बनाए नहीं रख सकता है। कैसे? इस दशा में वह अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं बनाए रखेगा, लेकिन यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 पर वाली स्थिति पे हम लोग देखते हैं ये धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, ये निगेटिव है। आपने इसको यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट किया, इधर धन और इधर ऋण। टिल्ट करेंगे तो इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब टिल्ट करेंगे तो इस पर जो बलयुग्म कार्य करेगा, एक बल इधर एक बल इधर, यह इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तुरंत खींच करके लेके चला आएगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, इधर नेगेटिव हो जाए इधर पॉजिटिव, यहाँ पर देख लीजिए इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम इसको यहाँ पर नेगेटिव कर दें और इधर जो है पॉजिटिव कर दें, तो नेगेटिव करने पर क्या होगा, ये हमको वैद्युत क्षेत्र ऊपर थोड़ा बनाना चाहिए, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज पर बल इधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर बल इधर की तरफ लगेगा। ये जो बलयुग्म बना हुआ है, हम थोड़ा सा इसको टिल्ट किए थीटा कोण पर, तो जो ये बलयुग्म आघूर्ण बना हुआ है यह प्रयास कर रहा है कि पॉजिटिव इधर चला जाए और नेगेटिव इधर चला जाए, वह उसको इस दिशा में संरेखित करने का प्रयास नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि जब इसकी स्थितिज ऊर्जा या जब यह धनात्मक आवेश इधर बनाएंगे, ऋणात्मक आवेश इधर बनाएंगे, इस दिशा में इसकी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होने के कारण यह अस्थायी अवस्था नहीं रहती है। यही कारण है कि बार बार पीछे के चैप्टर में भी या यहाँ पर भी मैं आपको बार बार बता रहा था कि इसको उधर की तरफ ही बनाइए। कभी कभी फिगर बनाने में पॉजिटिव इधर बना देंगे, नेगेटिव बना इधर देंगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप सॉल्व करने जिसको आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उलझा लेंगे। इसलिए अधिकांश कोशिश यही की जाती है कि पॉजिटिव इधर बने, नेगेटिव इधर बने, जब तक कि क्वेश्चन में कोई चीज़ दी नहीं गई हो, एक्स्ट्रा उसके बारे में बताया न गया हो। आइए हम देखते हैं चालक स्थिर वैद्युतिकी। इसको समझाने के लिए बहुत लंबा ज़्यादा समय भी लिया सकता है, शॉर्ट में भी समझा जा सकता है। लोगों के समझाने की अपनी अपनी विधियाँ होती हैं, मैं भी कुछ अपनी ही विधि से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चालक स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बताए भी गए होंगे और 1 बाय 1 हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोई चालक है, मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है इस तरीके का, इस पर कोई आवेश दीजिए, कोई आवेश दे दिया गया है, मान लीजिए धन आवेश दिया गया है, तो भी इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र E = 0 होता है। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र, या यदि कोई चालक पदार्थ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो भी इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र E = 0 होता है। यहाँ पर आवेश इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है कि अंदर E = 0 हो। E = 0 चालक के भीतर क्यों होता है, आपको ये पता है। मान लीजिए कि कोई मेटल शीट है और पतली मेटल शीट है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। इससे बड़े से चालक के भीतर भी समझा जा सकता है, उसको समझाना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक बताया गया था पिछले टर्न पर, पिछले लेक्चर्स में बताया गया होगा, यदि कोई अचालक शीट हो जिसके एक ही तरफ आवेश हो तो इसके कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/2ε0 होती है। और यदि कोई यह अचालक है, इस पर आवेश दिया गया तो हम बताए थे कि इस पर आवेश एक ही तरफ रुकेगा, दूसरी तरफ दिया जाएगा तो दूसरी तरफ भी जाएगा, लेकिन एक ही तरफ आवेश दिया गया है, आवेश एक तरफ है। लेकिन जब किसी और सिग्मा क्या है, सिग्मा के बारे में आप पूर्ण रूप से परिचित हैं, पीछे के लेक्चर्स आप देख रहे हैं। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व ये है। हम आशा करते हैं कि इसको आप समझ रहे होंगे, पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ रहे होंगे। उसी बेस पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत धीमे चलने का कोई मतलब नहीं है,
जो पीछे के बच्चे लेक्चर्स नहीं पढ़े होंगे वो कृपा करके पढ़ लें, और वो पढ़ेंगे तो तब ये चीज़ समझ में आएगी। अब एक ही बिंदु पर बार बार डिस्कस करना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये था, यदि कोई चालक पदार्थ जब कोई पदार्थ होता है तो चालक पदार्थ पर जब कोई आवेश दिया जाता है तो आपको बताया जाता है कि यह दोनों तरफ, या बताया गया है कि दोनों तरफ, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0। इसके इधर किसी बिंदु पर या इधर किसी बिंदु पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मिलता है, या यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो या अचालक पदार्थ के लिए या एक तरफ जिसके एक साइड में केवल चार्ज हो उसके लिए यह, और चालक पदार्थ के लिए ये चालक है, बीच में रखा गया है। चालक, मान लीजिए चालक की जो सीट है उसको हम किसी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो यही चालक की जो ये पतली सीट आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से मोटी दिखाई देने लगेगी, एंड दिस इज कंडक्टर या चालक, CONDUCTOR जो भी हो। अब यहाँ पर जैसे आवेश दिया गया तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर किसी बिंदु पर हम कल्पना करें वैद्युत क्षेत्र की, तो यह वाले सीट के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कहीं R नहीं आया, डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसके कारण ये पहले सरफेस के कारण, पहले सरफेस पर जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कह लीजिए चाहे E कह लीजिए, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये धन आवेश है तो धन आवेश अपने से दूर करेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, और इधर का धन आवेश इस बिंदु पर अगर निकालने चल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और यह भी E होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर E = क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। कोई भी चालक पदार्थ लेंगे उस पर आवेश हो, आवेश न हो, या किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा गया तो भी आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा कि उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो। आइए दूसरा देखते हैं। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होता ही है। कहीं पर खासकर गोले के क्षेत्र में हम बनाएंगे ताकि हमको समझाना भी आसान रहेगा। यहाँ पर कोई आवेश दे दिया जाए तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ ही दिखाई जाती है, ये आपको बताया गया है। यदि यह मान लीजिए अभिलंबवत नहीं है, इस डायरेक्शन में है, जब इस डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, इसके बगल में भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका 2 कंपोनेंट किया जा सकता है। एक इस डायरेक्शन में सपोज दैट यह E है या थीटा है, तो यह हो जाएगा E cos थीटा और ये हो जाएगा E sin थीटा। यह इसका जो पृष्ठ के तल के समीप यहाँ पर जो कोई चार्ज होगा यह उसको उस पर बल लगाने लगेगा या बगल के अपने, यानी उसको डिस्टर्ब करेगा आगे मूव करने के लिए। इस कारण जो है चूँकि ये आवेश मूव नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, ज्यों का त्यों रखे रहते हैं, कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की, आवेश यहाँ पर स्थिर रहते हैं, आवेश दाएं बाएं नहीं जाते हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर यह E जो है सीधे लंबवत ही होगा, दाएं बाएं नहीं हो सकता इसके। और दूसरा भी रीजन समझाया जा सकता है, दूसरे तरीके से भी इसको समझाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होगा, या कोई चालक है, इस चालक को आवेश दे दिया गया है, चालक पदार्थ को आवेश दे दिया गया, तो इसके अंदर Q = 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। उसके अंदर कोई आवेश रुक ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? इसलिए कि आप जानते हैं कि ये जो आवेश दिया जाता है, सपोज दैट Q आवेश दिया गया पूरे को, तो यहाँ पर इसका विभव हो जाता है V = 1/4πε0 Q/R। यहाँ पर विभव एक समान हो गया। अब यहाँ का भी विभव V है, यहाँ का विभव V है, यहाँ का विभव V है, यहाँ का विभव V है, इधर भी विभव V है, इधर भी विभव V है। किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि
W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, जहाँ डेल्टा वी विभवांतर है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, वी में से वी को घटाएंगे तो आप जीरो पाएंगे। इसलिए वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। और चूंकि वर्क डन जीरो है, वर्क डन तभी जीरो होगा जब किया गया कार्य विस्थापन के अविलंबवत हो। अब देखिए, इस जब किया गया कार्य विस्थापन नहीं, सॉरी, बल के अविलंबवत हो, तो इस पर बल लंब दिशा में लग रहा है, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक भी हुआ, तो ये चीज़, यह जो इस पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी इसके विस्थापन के अविलंबवत ही है, इसलिए यह कार्य। और एफ इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू अदिश राशि है, ई सदिश राशि है, इसलिए भी यह ई जो होता है लंबवत होता है, वैद्युत क्षेत्र जो है अविलंबवत होता है। इसके ये सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन हो गया। चालक के अभियंत्र में कोई आवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब देखिए, इन दोनों भी, एक बिंदु यहाँ का ले लीजिए, एक बिंदु इसको ले लीजिए, इन दोनों के बीच विभवांतर क्या हो गया? विभवांतर शून्य है, विभुओं का अंतर शून्य नहीं, शून्य है। अब आप ये कहते हैं E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वी अपॉन डी आर। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर यदि शून्य है तो डी वी इज इक्वल टू जीरो है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। एक तो एक्सप्लेन करने का तरीका यह है कि यहाँ पर E इज इक्वल टू जीरो हो गया। दूसरा एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है? दूसरा एक्सप्लेन करने का तरीका है कि यहाँ पर कोई, मान लीजिए, छोटा सा गासियन पृष्ठ ले लीजिए, इस गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जीरो होता है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, या क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अर्थात इसके भीतर कोई आवेश नहीं रह सकता। एक तो ये है, दोनों को जल्दीबाजी में मैं समझा रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप पीछे के लेक्चर्स को अच्छी तरह से पढ़े नहीं हैं या देखे नहीं हैं। किसी चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है, इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप देखे हैं कि कोई भी गोला है, गोला ले लीजिए, इस पर आवेश दे दीजिए, या चालक गोला ही ले लीजिए, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर इसके विभव पर, सरफेस पर विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। और यही विभव, गोले का विभव पढ़ाते समय मैंने बताया है कि इसके अंदर, इस बिंदु पर, यहाँ पर भी विभव वी है, यहाँ भी विभव वी है, अंदर भी बाहर सब जगह विभव समान होता है, और उसका मान होता है वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, जहाँ क्यू इस पर का आवेश है, नियत रहता है। इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। कहने का मतलब, जो विभव इसके पृष्ठ पर होता है वही विभव इसके अंदर होता है, क्योंकि अगर ज्यों ही विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा बाहर और अंदर में, तो अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन चूंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कहने का मतलब क्या है कि बाहर का विभव और अंदर का विभव, दोनों का विभव जो है बराबर होता है। आवेशी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, ये तो अभी मैंने बताया है कि किसी भी आवेशी चालक के नज़दीक जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ पर कोई आवेशित चालक है, हमने धन आवेशित कर दिया, यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आपको बताया जा चुका है, ये होता है। चूँकि ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको माना जा सकता है कि यही वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जो है ये। और यहाँ पर एन कैप क्या है? एन कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पर सरफेस के डायरेक्शन में एकांक सदिश, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एकांक सदिश है। ये आवेशित चालक के पृष्ठ पर ये वैद्युत क्षेत्र होता है। ये फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बाहर बिजली कड़क रही है, बारिश हो रहा है, और उसको बिजली की कड़क से बचाना है, तो आप क्या करेंगे? उसको तुरंत किसी गोले के अंदर पैक करके रख दीजिए। कोई गोला है, गोले के अंदर पैक करके आप रख देंगे, तो वह, मान लीजिए मोबाइल है या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, ख़राब ना हो, बिजली की कड़क से ख़राब ना हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल पे बात करते रहते हैं, किसी पेड़ के नीचे बात कर रहा कोई, तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली है कि मोबाइल से बारिश होने में बात किया, बिजली कड़की और बिजली उसी के ऊपर गिरी और वो आदमी एक्सपायर कर गया या घायल हो गया। कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो
ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के लिए किसी गोले के अंदर उस पदार्थ को रख दिया जाता है, जिसको उस वस्तु को रख दिया जाता है जिसको बचाना होता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जब उस वस्तु को आप यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ बाहर कितना भी आवेश क्यों ना हो, बाहर बिजली की कड़क कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और आपका ऑपरेटस जो है बचा रहता है। इसी को बोला जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण, कि बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना भी हो, अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कार में जब कभी आप बैठे हों, बिजली कड़क रही हो, चारों दिशाओं से कार को पैक कर लीजिए, बंद करके चुपचाप बीच में बैठ जाइए, संभावना अधिकतम है कि आप बचे रहेंगे। तो ये रहा। अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे परावैद्युत तथा संधारित्र, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण और संधारित्रों के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज इतना ही रहने दिया जाए।